हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो भी क्वेश्चंस आपको देते हैं उन क्वेश्चंस का डेली यहाँ पे डिस्कशन होता है। कुछ डिटेल में उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताया जाता है, 2-3 पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डेली हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। आपको यहाँ पे कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते हैं, आपको जो टॉपिक है उसका अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आप डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें इन क्वेश्चंस के बारे में, तो स्टूडेंट जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चंस के डिस्कशन वीडियो के थ्रू मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एक सेपरेट नोटबुक अगर आप बनाओगे तो आपके जो एग्ज़ाम के समय में या रिवीजन के समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसका स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है अभी जो रिसेंटली तिरुपति के अंदर हेल्ड हुई है, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने एड्रेस किया है, तो उसी से रिलेटेड है कि ये अपेक्स लेवल ट्रीपार्टाइट कंसल्टेटिव कमेटी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं, इसके अंदर बोला गया है कि ट्रीपार्टाइट मतलब 3 पार्टी हैं। 3 पार्टी कौन कौन है इसके अंदर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर है एंड वर्कर्स हैं। 3 इसके अंदर पार्टी हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर हैं एंड वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर बोला है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है जो पहली बार जब हेल्ड हुई थी 1942 के समय में हुई थी, उस समय में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को त्रिपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस भी बोला करते थे। तो स्टूडेंट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम बात करें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, तो ये 1942 के अंदर पहली बार हेल्ड हुई थी, और अगर हम सबसे लास्ट समय वाली बात करें तो 2014-15 के समय में एक हेल्ड हुई थी। तो यहाँ पे जो लेबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डील किया जाता है, उनके बारे में यहाँ बताया जाता है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जो स्पीच दिया था उसके अंदर भी उन्होंने जो ई श्रम पोर्टल है, हमारे 4 लेबर कोड हैं, जो 4 लेबर कोड हैं, जितने भी लेबर लॉज हैं उनको यहाँ पे एक जगह पे 4 कोड के अंदर में उनको रखा गया है। तो जो हमारे जो 4 कोड हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि जो महिलाओं का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर वुमेंस का अगर वर्क फोर्स के अंदर भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होगा, तो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। ये जो आईएमएफ की चेयरमैन थी क्रिस्टा लिगार्डे, उनका एक स्टेटमेंट है कि इंडिया के अंदर अगर वुमेन्स का वर्कफोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाए तो इंडिया की जो जीडीपी है 27% इंक्रीज कर सकती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आप अपने एस्से के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 3 पार्टीज़ का एक कंसल्टेटिव कमेटी है, गवर्नमेंट, वर्कर्स और एम्प्लॉयर। लेबर कॉन्फ्रेंस पहली बार 1942 के समय में हुई थी। अभी जो रिसेंटली जो हेल्ड हुई है वो तिरुपति के अंदर हुई है, जो जहाँ पे हमारे एक फेमस जो भगवान जिनको माना जाता है लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो हैं, उनका वहाँ पे मंदिर है तिरुपति के अंदर में। तो वहाँ पे ये मीटिंग हुई है। आपको पता होना चाहिए जो तिरुपति है, जो तिरुमाला हिल्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी यहाँ पे आंसर होगा। तिरुपति कौन सी हिल्स हैं वहाँ पे, और कौन से लॉर्ड वेंकटेश्वरा के बारे में अगर 2-3 पॉइंट्स आपको पता हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इनके बारे में बता सकते हो स्टूडेंट्स। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गगन। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, जिसको इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है ओनली इसरो, तो ये स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट। ओनली इसरो नहीं है, इसरो
इसके अलावा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था। गगन की बात करें, गगन क्यों न्यूज़ के अंदर था? अभी कोई एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के द्वारा, तो इंडिया के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स को रेज किया गया था वहाँ पे, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, तो ये एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है इन इंस्ट्रूमेंटिंग लैंडिंग विदाउट द गाइडिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट है। तो गगन जो है, बेसिकली गगन एक सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। ये एयरक्राफ्ट को हेल्प करता है गाइडिंग एट द एयरपोर्ट दैट डज नॉट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। और जो हमने इसके बारे में देखा, इसके अलावा जो गगन सिस्टम है, इसको DGCA जो है, जो हमारा सिविल एविएशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, DGCA के द्वारा भी इसको सर्टिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, सेकंड ओनली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसरो के साथ साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड ऑफ इंडिया जो है, उनके द्वारा भी इसको डेवलप किया गया है गगन सिस्टम को। तो गगन सिस्टम के बारे में हमको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 है, जो किस चीज़ से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो झारखंड के जो CM हैं, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, उसकी वजह से ये आर्टिकल्स थे जो न्यूज़ के अंदर में थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो ए यहाँ पे आंसर होगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 102 एंड 191। 102 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 191 जो है, वो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से यहाँ रिलेटेड है। यहाँ गवर्नर के द्वारा किससे कंसल्टेशन किया जाता है? यहाँ गवर्नर के द्वारा इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती हैं, वो यहाँ पे बाइंडिंग होती हैं स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा जो बी ऑप्शन है, उसमें बोला है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉइंट सिटिंग का जो आर्टिकल है, वो है 108। आपको पता होना चाहिए, वो आर्टिकल 108 है। प्रेसिडेंट असेंट का जो आर्टिकल है, वो है 111 जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मनी बिल का आर्टिकल है, वो है 1010। मनी बिल क्या है? बेसिकली मनी बिल वहाँ पे जो स्पीकर के द्वारा किसी भी बिल को सर्टिफाइड कर दिया जाए कि ये मनी बिल है, वहाँ राज्यसभा को वो बिल है, वो 14 डेज के अंदर में पास करना होता है। उसकी रिकमेंडेशन जो भी दी जाती हैं राज्यसभा के द्वारा, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं लोकसभा के ऊपर में। उनके द्वारा उनको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, डिसएग्री भी किया जा सकता है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 102 एंड 191 डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी जो बेसिकली जो झारखंड के जो CM हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से था। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, RPA है, जिसको रोपा भी बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रोपा बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एक्ट है, इसके अंदर भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर इन कंडीशंस का वायलेशन होता है, तो वहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसके अंदर बताया गया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो जो अभी झारखंड के CM को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वहाँ पे जो बात बताई गई है, माइनिंग सेक्टर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थी, उनको बेनिफिट वहाँ पे हो रहा था, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। आपको इसके अंदर जया बच्चन केस पता होगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस समय में आपके पास ऐसी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो सोनिया गांधी का भी केस है, सोनिया गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था 2006 के अंदर में, तो उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। जया बच्चन का केस है, वो यूपी फिल्म बोर्ड का कुछ हेड बन गए थे, तो उस समय में वो राज्यसभा के MP भी थे। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है, वो है ए आंसर, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि गुप्ताज जो किंग्स थे, उनके द्वारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए थे एंशंट इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है। गुप्ताज के द्वारा जो
गोल्ड कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इशू किए गए थे जब भी वो कोई लड़ाई जीतते थे। अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें, गुप्ता पीरियड जो स्टार्ट होता है श्री गुप्ता के द्वारा, इसके बाद में श्री गुप्ता आते हैं, घटोत्कच आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं। इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि गुप्ता डायनेस्टी का जो किंग्स हैं वो किस तरीके से आते हैं। समुद्रगुप्त होते हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से जो गुप्ता रूलर्स होते हैं इनके द्वारा एक दक्षिण पथ भी किया जाता है। जो साउथ इंडिया के जो किंग्स हैं उनको अपने अंडर में लाया जाता है, अपने कंट्रोल में लाया जाता है। दक्षिण पथ यात्रा जो इनका युद्ध के लिए निकाली जाती है। इसी पीरियड में हमको देखने को मिलेगा जो एक लैंडलॉर्ड क्लास है, एक प्रिस्टली क्लास है, उसका इमरजेंस होता है। स्टूडेंट्स ये सब हमको जब मौर्याज का फेज जब डिक्लाइन होगा, मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन होगा, उसी समय से हमको देखने को मिलेगा कि जब जब जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कमज़ोर होने लगेगी तो उनके द्वारा उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे उनको आर्मी रखने की पावर दी जाएगी कि आप ही लोग आर्मी रखिए। जब भी राजा को जब सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जब भी कोई लड़ाई में ज़रूरत होगी तो आप हेल्प करोगे राजा को। इसके अलावा राजा को जो किंग होता था, जो भी एम्परर होता था, उसके द्वारा इन जो लैंडलॉर्ड्स को वहाँ पे रेंट फ्री लैंड दी जाती थी। तो इस समय में जब जब सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे जो सेंट्रल किंग है उसकी जब पावर यहाँ डिक्लाइन होगी तो ऐसे एक प्रिस्टली क्लास का यहाँ डेवलपमेंट होगा। ये सब हमको लेटर फेज ऑफ मौर्याज के अंदर में जानने को मिलेगा। फिर उसके बाद में बहुत सारी जो डायनेस्टीज आती हैं वहाँ भी हमने देखा था इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं आपको पता होना चाहिए कब कब लैंडलॉर्ड क्लासेज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये गुप्ताज के समय में भी हुआ था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच हैं। इसके अलावा आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में एक स्टेटमेंट और पता होगा स्टूडेंट्स। यहाँ गुप्ता एम्पायर से पहले जो लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हुआ करते थे उस समय में। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे जो भी एम्पायर्स थे, जो भी किंगडम्स हुआ करते थे, उनके दूर दूर की जो भी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, जिसमें हम रोमन एम्पायर की बात करें, उनके साथ जो ट्रेड का जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था इंडिया का। अगर हम बात करें जब गुप्ता एम्पायर आया तो गुप्ता एम्पायर के समय में जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होता है। यहाँ पे इंडिया में जो बाहर के जो डायनेस्टीज़ हैं, बाहर के जो किंगडम्स हैं, उनके साथ में ट्रेड का यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। तो ये भी एक गुप्ता एम्पायर का एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल बात है गुप्ता पीरियड के समय की। तो स्टूडेंट्स ये गुप्ता पीरियड के बारे में था। गोल्ड जो कॉइन वो इशू करते थे उसको दिनार बोलते थे, दिनाराज बोला करते थे उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इसमें बोला है इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था ILO का। तो बिल्कुल सही बात है। 1919 के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर उसके बाद में जब यूनाइटेड नेशन का जब डेवलपमेंट होता है 1945 में, तो इसको एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान लिया जाता है। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड जो है, जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड की में एक सिटी है, तो वहाँ पे जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। किसका? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड स्टेटमेंट इसमें बोलता है कि इंडिया के द्वारा इसके ऑल जो कोर कन्वेंशंस हैं उनको रेटिफाई कर दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको पता होगा कि जो ओनली इंडिया के द्वारा 6 कन्वेंशंस को रेटिफाई किया गया है आउट ऑफ द 8। टोटल जो कन्वेंशन है वो 8 कन्वेंशन हैं, उनमें से इंडिया के द्वारा जो 6 कन्वेंशन हैं उनको रेटिफाई कर दिया गया है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 के समय में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नोबल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 के समय में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। 1919 में 1919 के अंदर में ये एग्जिस्टेंस में आता है।
यूएन के एक एजेंसी के रूप में ये काम करता है। यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर में है। इंडिया ने इसके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिस 6 कोर कन्वेंशंस हैं उनको रेटिफाई किया है आउट ऑफ द 8, जिसके अंदर 182 जो कन्वेंशन है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, जो 2 कन्वेंशन है जो 138 एंड 182, जिनको अभी रिसेंटली 2-3 ईयर्स बैक इंडिया ने उनको रेटिफाई किया था। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ILO का ही एक कन्वेंशन है जो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था, कि जो इंडियन लेबर जो कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन जो लेबर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, तो कन्वेंशन नंबर 142 है। कन्वेंशन नंबर 142 है। किसका कन्वेंशन नंबर है ये? ILO का कन्वेंशन है। तो उस ILO के कन्वेंशन के अंदर एक बात बोली गई है कि जो भी कंट्री इसको रेटिफाई करेगा उन कंट्रीज़ के द्वारा वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, वर्कर्स को अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसे रेगुलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना ज़रूरी है। उनकी जो समस्याएं हैं वो बतानी होंगी। तो इस वजह से आर्टिकल 142 की वजह से भी इंडिया को जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे स्टूडेंट्स ए होगा, क्योंकि इंडिया ने सभी कन्वेंशंस को नहीं रेटिफाई किया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए। तो स्टूडेंट्स ये हमने ILO के बारे में देखा। ILO के फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 1919 में बना। इसके अलावा हमने गुप्ता पीरियड के बारे में देखा, कैसे गोल्ड कॉइन्स वहाँ ज़्यादा इशू किए जाते थे, कैसे प्रेस्टली क्लास का एक लैंडलॉर्ड क्लास का वहाँ डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखा। हमने देखा गगन पोर्टल के बारे में, गगन सिस्टम के बारे में देखा कि इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा DGCA ने इसको सर्टिफाइड भी किया है। हमने यहाँ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा जो अभी तिरुपति के अंदर हुई है, उसके बारे में देखा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रेज किए गए हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की क्विज में हम इतना ही रखते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर हमको निकालना है तो हार्ड वर्क हमको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी हमारी प्रिपरेशन में रखनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।